सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल का वीडियो जो हमारा था वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा 9 बजे वाला जो हमारा वीडियो था, उसमें से हमारा एक टॉपिक छोड़ गया था। सेकंड नंबर टॉपिक हमारा छोड़ गया था, किसके अंतर्गत आता है, जो कि अंतर्गत आता है किसके अंतर्गत, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें से हमारा छोड़ गया था शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, और उसके अलावा एक छोड़ गया था शिक्षा के अन्य उद्देश्य। ठीक है, 3 पॉइंट थे। और यहाँ पर आज मैं आप सभी को बताऊंगा प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ बताऊंगा, साथ में प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार बताऊंगा और औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताऊंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हो सकेगा तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता है इस वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। सामान्यतः शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को 2 रूप बताए गए हैं। इसके कितने रूप बताए गए? 2 रूप बताए गए, सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप और सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा उग्र रूप, देख लेते हैं। उग्र रूप हो जाएगा कि इसके अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज अथवा राज्य अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समाज अथवा राज्य के लिए, समाज अथवा राज्य व्यक्ति के लिए नहीं, अतः अपने प्राणों का उत्सर्ग करके भी अपने समाज अथवा राज्य को शक्तिशाली और महान बनाने की भावना का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। और यह बालकों में जैसी भावनाओं का विकास करना चाहे उसे वैसा करने का अधिकार होना चाहिए, और इस उद्देश्य के अनुसार व्यक्तित्व को मिटाकर समाज अथवा राज्य का उन्नयन करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वस्तुतः सामाजिक उद्देश्य का यह उग्र रूप अत्यंत संकीर्ण और दोषपूर्ण भी है। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप क्या होता है। तो बेसिकली ये हमारा पूछा भी जाता है, ज़्यादातर पूछा भी जाता है, सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप, यानी इसके अनुसार व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के योग्य और आदर्श नागरिक बनाना होना चाहिए, और जिससे वह अपनी योग्यता के अनुसार समाज तथा राष्ट्र की भलाई कर सके। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का यह रूप अधिक व्यापक, उदार और लचीला है। इसके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी होता है और समाज तथा राष्ट्र का भी हित होता है। तो ये पीडीएफ आपको पता है ना कहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, सभी को पता है ना पीडीएफ कहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी? जी हाँ, टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी ये पीडीएफ। थर्ड नंबर हमारा जो पॉइंट बनता है वो बनता है शिक्षा के अन्य उद्देश्य क्या है, अदर ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन जो होते हैं। यानी पहला हो जाएगा हमारा ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ठीक है, और लगभग इसके अंतर्गत ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, फिलहाल के लिए इसके अंतर्गत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी हम लोग देख लेते हैं। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना। उनका कहना है ज्ञान के लिए ज्ञान। इस विद्वानों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दांते, कैमेनियस और बेकन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। भारतीय विचारधारा के अनुसार ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान से तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, केवल रटना ज्ञान नहीं। यदि जो विद्यार्थी पुस्तकों को रटकर पास हो जाएं, परंतु विषय वस्तु में वर्णन के अनुरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन न आए, तो ऐसा ज्ञान क्या है? व्यर्थ है, बिल्कुल भी व्यर्थ है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर आप मान लीजिए रट बट के नकल के जरिए, मान लीजिए रट लिए और पास हो गए, ये आपका ज्ञान नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ये। ठीक है, ऐसा ज्ञान क्या है? व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई बालक परीक्षा में आए और इस श्लोक आपको दिया गया है, इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद एकदम शब्दशः सही कर देता है, और इस श्लोक के लिए निर्धारित 5 में से 5 अंक आ जाते हैं, परंतु श्लोक के भावार्थ के अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है। तो यह ज्ञान के अर्जन का
संकुचित अर्थ है। वह ज्ञान एकदम व्यर्थ है जिसका वास्तविक जीवन में उपयोग ना किया जा सके। यानी वह ज्ञान बिल्कुल भी व्यर्थ है जिनका उपयोग हम लोग अपने वास्तविक जीवन में ना कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं x + y + 2x + 3y, ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं इसका हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो ये क्या है, एक प्रकार का व्यर्थ ही है। बस ये इसलिए पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि ये इससे हमारा जो माइंड होता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है, ठीक है, इस वजह से इसको पढ़ते हैं। बाकी इसका हमारा दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला हम लोग देते हैं सेकंड नंबर, जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या होता है। यानी व्यक्ति को जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए अर्थोपार्जन की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस उद्देश्य पर बल देते हुए लिखा है कि राज्य का पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह नागरिकों को किसी लाभप्रद कार्य के लिए, समाज में किसी निश्चित कार्य के लिए शिक्षित करना अपना उद्देश्य बनाएं। थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा कि आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। जो आध्यात्मिक विकास होता है उसमें आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बतलाया है। उनका कहना यह है कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक या फिर सांसारिक सुख का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति का चरम लक्ष्य सांसारिक सुख के मोह को छोड़कर परम सत्ता से आत्म साक्षात्कार करना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास होना चाहिए जिससे वह सांसारिक झंझटों से दूर रहकर आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार कर सके। इस उद्देश्य के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय एकता, वरन व्यक्ति को यह अनुभव कराना है कि उसमें बुद्ध से भी बढ़कर कोई चीज़ है जिसे यदि आप चाहें तो आत्मा कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, ठीक है। ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पीडीएफ को टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी और मैं सीरियल से लेके चल रहा हूँ, इस वजह से आपको एक काम करना है, नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। नोट डाउन करते जरूर चलना है, इसका फ़ायदा आपको आगे देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और इन तीनों प्रकारों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा साथियों के सविधिक अथवा औपचारिक अथवा सहज, और तो अविधिक अथवा अनौपचारिक अथवा असहज, या फिर प्रासंगिक या फिर प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर शिक्षा या उपरोक्त तीनों प्रारूपों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा औपचारिक शिक्षा क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सरल शब्दों में अनुभव देने, संस्कार करने तथा समझ बूझकर नियमित ढंग तथा नियोजित रूप से शिक्षा देने वाली संस्थाओं को औपचारिक शिक्षा संस्थाएं कहते हैं। और जो हमारी औपचारिक शिक्षा संस्थाएं एक निश्चित उद्देश्य सुसंगठित और सुनियोजित ढंग से शिक्षा देने का कार्य करती हैं। इनका संगठन समाज करता है और इन्हें योजनापूर्ण ढंग से संचालित करता है। समाज अपने सदस्यों की शिक्षा के लिए विद्यालय का निर्माण करता है, जहां शिक्षा का कार्य सुविचारित ढंग से चलता है। समाज के विचारशील व्यक्ति नई पीढ़ी को वांछित दिशा में ले जाने के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनानुसार छात्रों तथा शिक्षकों की भूमिका निश्चित कर दी जाती हैं, जिसके अनुसार उनके बीच परस्पर क्रिया चलती हैं। विद्यालय की एक आचार संहिता होती है जो विद्यालय की विभिन्न इकाइयों को संगठित करती रहती है। इस वर्ग में सब प्रकार के शिक्षा संस्थाओं का समावेश होता है। शिशु मंदिर से लेकर के विश्वविद्यालय तक इसी श्रेणी में आते हैं। ये हो गया हमारा औपचारिक शिक्षा, ठीक है। क्या हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। और साथियों ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ये आपको बोरिंग लग रही होती है, मुझे बिल्कुल पता है बोरिंग लग रही है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में जब इतना बोरिंग लगता है तो आपको पढ़ने में तो बिल्कुल लगता हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट ही ऐसी है,
ये सब्जेक्ट ही ऐसी है क्योंकि जो सब्जेक्ट हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ने या पढ़ाने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है। अब यहाँ पर अगर मैथ होती, साइंस होती, या फिर संस्कृत होती, या फिर हिंदी होती, तो वो इतना बोरिंग ना लगती। क्यों ना लगता? क्योंकि उसको तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं साथियों, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से ये बोरिंग नहीं लगती। चलिए अब इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, इसको सरसरी नज़र से आप लोग देखते जाइएगा, बस ये ऑटोमेटिक दिमाग में फीड होता चला जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा, यानी जिन स्थानों में अनुभव देने वाले संस्कार डालने का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इन संस्थाओं में शिक्षा का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है और ना निश्चित शिक्षण पद्धति होती है, परंतु यह कार्य अप्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है और विभिन्न अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इन्हें अनौपचारिक साधन कहते हैं। अनौपचारिक साधनों के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती हैं जो बालक पर अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन साधनों को अप्रत्यक्ष साधन भी कहा जाता है और इन साधनों को प्रायः शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसलिए इन साधनों के कार्य करने का समय और स्थान भी निश्चित नहीं होता है और इन साधनों पर किसी का नियंत्रण भी नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा लास्ट पॉइंट साथियों बनता है वो क्या बनता है, अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा में अंतर, यानी औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो यहाँ पर साथियों अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी स्थानों पर अनौपचारिक शिक्षा के बाद औपचारिक शिक्षा विद्यार्थी की शैक्षिक उन्नति के लिए परम आवश्यक बन जाती है। वस्तुतः एक के अभाव में दूसरी पंगु हो जाती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा का समन्वय ही एक दूसरे का पूरक है। यहाँ पर हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, जो कि पहला आप लोग देख सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा की शिक्षण पद्धतियाँ औपचारिक तथा परंपरागत हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा की शिक्षण विधियाँ उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और साथ ही औपचारिक शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं तथा रुचियों के अनुरूप होती हैं। सेकंड नंबर हमारा साथियों हो जाता है कि औपचारिक शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन परंपरागत पद्धति पर आधारित है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं, समस्याओं, भौतिक साधनों की उपलब्धि एवं मानवीय साधनों की प्राप्ति हेतु है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर हमारा साथियों देख लेते हैं यहाँ पर कि औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। और फोर्थ नंबर हमारा हो जाएगा कि औपचारिक शिक्षा पर पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय एवं जीवन से संबंध है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा समसामयिक वातावरण हेतु है। पांचवा हमारा पॉइंट हो जाएगा साथियों कि औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र जो है वो व्यापक है किंतु सैद्धांतिक है। व्यापक है लेकिन सैद्धांतिक है और यह नियमित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। इनके नियमों तथा क्रमों में लचीलापन दोनों का संबंध जीवन की विभिन्न समस्याओं से। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल आपकी सब्जेक्ट है, ये अगर आपको बोरिंग लगती है तो साथियों आपको करना क्या है, सिंपल जो भी सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगे ना, तो सिंपल आपको एक काम करना है, ध्यान रखिएगा। अगर ये आप काम करने लगे ना तो आपको कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लगे। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको सुनने से भी याद हो जाएगा। आप ईयरफोन उठाइए, वीडियो स्टार्ट करिए, ईयरफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, या फिर आप कोई काम करते रहिए, तो जो ऑडियो सुनेंगे आप लोग उससे भी आपके दिमाग में बैठता जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहानी की तरह मैं आपको बताता हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा कहानी आपको अगर एक बार कहानी याद हो गई, एक बार अगर आप लोगों ने कहानी सुन ली कहानी की तरह, तो बिल्कुल भी याद हो जाएगा। क्योंकि कहानी जो होता है उसमें हम लोग एकाग्र होकर सुनते हैं कि भाई अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला। उसी तरह से आपको पढ़ना है। अगर वो ध्यान आप केंद्रित कर लेते हैं पढ़ाई पे, तो मैं गारंटी देता हूँ 110% कि आप कोई भी कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर हमारा हो गया। चलिए अब लोग यहाँ पर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग कि औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक है,
जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। 7वां नंबर हमारा साथियों पॉइंट हो जाएगा कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उपरोक्त विवरण में बताया गया, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते वे भी अत्यधिक निकट हैं और एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जाए कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे की पूरक हैं। क्या हैं? एक दूसरे की पूरक है। दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 टॉपिक। उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक कौन से पढ़ाने वाला हूं मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको मैं अगले जो टॉपिक है पढ़ाने वाला हूं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं और दूरस्थ जो शिक्षा होती है उनमें मुक्त शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा में अंतर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूरस्थ, मुक्त और पत्राचार, ठीक है, ये तीनों जो हैं इसमें अंतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं जितने भी आपके अभ्यास संबंधी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके करूंगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ सभी साथी सुन लेना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी साथी टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए टेलीग्राम का, उस पर जाके डायरेक्टली सर्च करिए हाईफाई स्टडी 94, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।